नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रुपए का विमूल्यन मतलब डेप्रिसिएशन, और इसके हम आज जानेंगे कारण, परिणाम और संभावित उपाय। मतलब इसका रीजन क्या है, परिणाम क्या है, संभावित। जैसे हम आप देखते हैं कि एक डॉलर में 72 रुपए हो गए, 74-75 रुपए हो गए। अभी आप लोगों ने एक न्यूज भी सुनी होगी कि जो डॉलर है, डॉलर के मुकाबले रुपए पूरे एशिया में सबसे ज्यादा डिप्रिसिएशन इसी बार हुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या हुआ था और इसके पीछे वजह क्या थी। देखो, 6 अगस्त और 9 अगस्त के बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, उसके बाद अमेरिका एक बहुत ही पावरफुल शक्ति के रूप में उभरा हुआ था। उसके पहले 1939 से 1937 के पहले क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन था एकदम ग्लोबल ग्लोबल पावर था, मतलब पूरे विश्व में विश्व शक्ति कहा जाता था। लेकिन इसके बाद से अमेरिका जो है विश्व शक्ति के रूप में उभर के आया। और क्या हुआ कि अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो कि विश्व में हमें व्यापार करना है, हमें भाई ऑस्ट्रेलिया से जाना, ऑस्ट्रेलिया से कुछ सामान खरीदना, अमेरिका से जाना, अमेरिका से कुछ सामान खरीदना है। तो जैसे इंडिया में हम रुपए के थ्रू चीज़ों को खरीद पाते हैं, वैसे यदि हम इंडिया के लोग यदि किसी और देश के देश से खरीदने जाएं तो उनको पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी? क्या इस रुपए से कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए एक करेंसी है जिसे हम लोग डॉलर बोलते हैं, वो अमेरिका की करेंसी है। उसके थ्रू, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो हमने वहाँ की करेंसी को एक बेस बनाया गया कि इसी के आधार पर हम दुनिया में एक देश से दूसरे देश से जो भी हम परचेज करेंगे वो डॉलर के थ्रू करेंगे। तो हम यहाँ पे आज देखते हैं कि ये विमूल्यन आखिर है क्या। यहाँ पे देखो कि जब आज़ादी के पहले क्या हुआ था कि जो डॉलर था और जो रुपए था उसके बीच का जो रेशियो था वो 1:1 था। मतलब एक रुपए में एक डॉलर, मतलब एक डॉलर की कीमत सिर्फ एक रुपए थी। और जब आज़ादी के समय की बात करें, जब देश आज़ाद हो रहा था 1947 में, तब एक डॉलर की कीमत 5 रुपए थी। और उस टाइम पे हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। अब देखो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, इसमें ये होता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है। जैसे इसमें, जैसे मान लीजिए ये समझते हैं कि जैसे आज हम अभी मार्केट में जाएं, गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि जो प्याज है वो सिर्फ 5 रुपए में ही बिकेगी, 5 रुपए किलो बिकेगी, और इसके आगे कुछ भी नहीं बिकेगा, चाहे प्याज कम हो चाहे ज्यादा हो। मतलब डिमांड और सप्लाई का कोई यहाँ पे अस्तित्व ही नहीं है। मतलब इसमें फिक्स्ड कर दिया गया, इसमें जो फिक्स्ड है रेट कर दिया गया। अब चाहे मार्केट में प्याज कम हो या प्याज ज्यादा हो, रुपया हमेशा वो सिर्फ 5 रुपए होगा। तो यहाँ पर देखो, जब हम मार्केट में जाएंगे, मान लीजिए मार्केट में कमी है, देखो अभी की स्थिति क्या है। जैसे अभी आप लोगों ने कुछ टाइम पे पहले देखा होगा कि प्याज प्याज प्याज, निर्मला सीतारमन जो हमारी भाई इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा कि एक्ट ऑफ गॉड है। उन्होंने कहा मैं तो प्याज खाती ही नहीं, बहुत सारी उन्होंने कमेंट किया था। लेकिन जब प्याज महंगा हो गया था तो वहां पे क्या, क्यों महंगा हो गया था? उसका कोई फिक्स रेट क्यों नहीं है? क्योंकि वो डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करता है कि भाई यदि डिमांड जो सप्लाई है अच्छे तरीके से हो रही है तो थोड़ा जो दाम रहता है, रेट होता है, कम होता है। लेकिन जब सप्लाई नहीं हो रही है, चीज़ें कम है मार्केट में, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा कि उसका रेट बढ़ जाएगा। वैसे ही स्टार्टिंग में जो डॉलर था और जो रुपया था उसके बीच में, हाँ, जो डॉलर था और जो रुपया था उसके बीच में एक फिक्स कर दिया गया कि भाई एक डॉलर की कीमत 5 रुपए होगी। क्योंकि उस टाइम पे, इसलिए देखो रुपए की वैल्यू जो थी वो गिर गई थी। रुपए की वैल्यू गिरती कैसी है, अब इसको हम अभी आगे समझते हैं, उसको पूरा समझते हैं। पहले अभी आप लोग इसी को समझिए, ठीक है? तो मतलब जो एक्सचेंज रेट था वो फिक्स कर दिया गया, आरबीआई के द्वारा फिक्स किया गया। लेकिन 1967 के बाद ये चीजें थोड़ा चलती रही। अब 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों हुए थे इसको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ आप लोग इतना जानिए कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पीछे ये हुआ था कि हमारे देश में जो डॉलर था वो कम हो गया। डॉलर क्यों कम हो गया? क्योंकि डॉलर की ही वजह से हम लोग बाहर से, दूसरे देशों से क्रूड ऑयल्स जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम दूसरे, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई और जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सब चीज़ें हम बाहरी देशों से परचेज करते हैं डॉलर्स के थ्रू। डॉलर्स नहीं होगा तो कैसे परचेज करेंगे? तो एक टाइम पे ऐसा आया हुआ था कि हमें अपने स्वर्ण भंडार को आईएमएफ को गिरवी रखना पड़ा था 1900 क्या उससे पहले। तो उसके पहले क्या हुआ था, जिसकी वजह से बाद में यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक एलपीजी आया था और उसकी वजह से कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे। फिर बाद में धीरे धीरे ये सब चीज़ें देखिए 1999 में जो हमारा एक्सचेंज रेट था वो मार्केट बेस्ड हो गया। मार्केट बेस्ड मतलब अब डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करेगा, डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करेगा कि अब देखो भाई, जैसे मान लेते हैं डिमांड और सप्लाई पे कैसे निर्भर करेगा।
अब यहाँ पे ये चीज होती है कि ये जो रुपया होता है ये डॉलर के मुकाबले गिर कैसे जाता है। समस्या ये है कि ये $1 में 72 रुपए कैसे आका जाता है, कैसे भाई हम जान लेते हैं कि क्या हो गया। अब इसको फिर उसी एग्जाम्पल से समझते हैं, प्याज वाले एग्जाम्पल से, कि जैसे मान लो कि डिमांड और सप्लाई में अब समझते हैं। जैसे मान लो कि भाई मार्केट में आप लोग जा रहे हो प्याज वगैरह खरीदने, और इस समय क्या हुआ कि पूरे देश में प्याज की किल्लत पड़ गई। अब जब मार्केट में प्याज आएगी तो उसका दाम क्या होगा, 50 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो बिक रहा था कि नहीं। मतलब जो रेट था वो हाई हो गया था। क्यों हाई हो गया था, क्योंकि प्याज की कमी हो गई थी। और जब प्याज खूब सारा ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे जो रुपए होगा कि जो उसका वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब प्याज की कीमत जब ज़्यादा हो गई तो इसका प्याज की कीमत ज़्यादा हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्याज की मात्रा है वो कम है। तो इसी तरीके से यहाँ पर यदि हम रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट देखें तो जब डॉलर की कमी हो जाती है भारत की मार्केट में, बाजार में, तो डॉलर क्या हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। और जब रुपया होता है उसकी कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और रुपए की जब कीमत कम हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि डॉलर बढ़ जाएगा। और डॉलर जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या, डॉलर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि भाई हम लोग जाएंगे यहाँ पे, दौड़ा दौड़ा जाएंगे लोग। मान लो कि हम जा रहे हैं बैंक में गए, बोले मैनेजर साहब सुनो ना थोड़ा। वो कहेगा कि हाँ भाई बताओ क्या हुआ। बोल रहा है कि भाई हमें डॉलर चाहिए, हमें तो विदेश जाना है घूमने, मालदीव जाना है, वहाँ पे भाई टूर करके आना है। तो वो कहेगा कि चलो ठीक है भाई आप 70 रुपये 72 रुपये निकालो। उसने बोला कि पहले तो कम था, ये कैसे बढ़ गया। उन्होंने कहा कि डॉलर जो है मजबूत हुआ। डॉलर मजबूत होने का मतलब कि डॉलर की जो मांग है, जो उसकी डिमांड है बहुत ज़्यादा है। और ये जो डिमांड होती है इसकी वजह से डॉलर की कीमत होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। चलो अब हम आगे देखते हैं, आगे समझते हैं कि इसका रीजन क्या होता है। रीजन इसका क्या होता है कि ये जो डॉलर जो होता है बढ़ जाता है, ये मजबूत हो जाता है, रुपए क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सबसे पहला जो रीजन था पॉपुलेशन होता है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है बाहर से। तो इम्पोर्ट करने से क्या होगा कि हमारा रुपया वैसे ही कमजोर हो जाएगा। दूसरा होता है इन्फ्लेशन, महंगाई। तीसरा होता है लो ग्रोथ रेट। हमारा जो जब हमारे इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट होगी जब वो कम होगी तो वैसे ही हमारा रुपया भी कमजोर होगा। और जो फोर्थ पॉइंट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से कैसे कमजोर होता है भाई, मान लीजिए हमारे देश में बना हुआ सामान यदि बाहर में एक्सपोर्ट करेंगे, जब बाहर में बेचेंगे दूसरे देशों में, तो हमें वहाँ की करेंसी डॉलर में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब डॉलर में मिलेगी हमें, तो क्या होगा कि डॉलर में मिलने के बाद हम लोग बाहर से अच्छे से इंपोर्ट कर सकते हैं और हमारा जो रुपया होगा वो भी मजबूत होगा। लेकिन क्या होता है कि बाहर के देशों ने, जो ये अमेरिका वाले हो गए, अमेरिका वाले पगले हैं, और ये क्या करेंगे कि ये बहुत सारे बैरियर्स लगा देंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ ये लेबर लॉज ये फॉलो नहीं हुआ, तुम्हारे यहाँ ये सब चीज़ें फॉलो नहीं हो रही है। बहुत तरीके के कानून लगा देते हैं। तो ये एक चीज़ बहुत बड़ी कमी होती है दूसरे, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे एक्सपोर्ट में भी प्रभाव पड़ता है और हम एक्सपोर्ट की वजह से उतने डॉलर को हम लोग अर्जन नहीं कर पाते हैं। और फिर होता है इंपोर्ट। अब हम लोग इंपोर्ट पे ज़्यादा निर्भर होते हैं। इंपोर्ट पे ज़्यादा निर्भर से ये होगा कि हम लोग बाहर की चीज़ें मंगाएंगे। भाई पेट्रोल डीजल के लिए आज तो हम पूरी तरीके से बाहर ही निर्भर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जब हम इंपोर्ट के लिए बाहर देशों पे निर्भर करेंगे तो हमें उनको पेमेंट किस में करनी पड़ती है, डॉलर्स में करनी पड़ती है। जब डॉलर्स में पेमेंट करेंगे तो डॉलर्स में पेमेंट करने के बाद क्या होगा, डॉलर्स में पेमेंट करने के बाद हमें वो सब सारी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे डॉलर्स मजबूत होगा। अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं, वाइड डेप्रिसिएशन। ये होता क्यों है देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसमें दो अकाउंट्स होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी एक बनाया जाता है जिसमें हम ये देखते हैं कि बाहर की कंट्री से और इंडिया में कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना पैसा आया, कितना आया, सारे अकाउंट्स में लिखे जाते हैं। तो उसमें दो अकाउंट्स मेन होते हैं। पहला होता है सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट, इसे बोलते हैं चालू खाता, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाता। कैपिटल अकाउंट चालू खाता में दो चीजें होती हैं, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल। ट्रेड में आप लोग पता है कि जो सामान होते हैं गुड्स होते हैं, और इंडिविजुअल में सर्विसेज वगैरह कुछ चीजें और भी आ जाती हैं, एजुकेशन। अब देखो यहाँ पे सर्विस, देखो यहाँ पे क्या होगा कि जब चालू खाता में क्या होगा कि ये हमारा डेफिसिट में रहेगा। ये हमेशा डेफिसिट में क्यों रहेगा हमारा चालू खाता, क्योंकि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। जब एक्सपोर्ट कम करेंगे तो जो डॉलर्स होगा कम मिलेगा। इसका मतलब इसमें हमेशा क्या होता है, सीएडी में हमेशा घाटा ही होता है। दूसरा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, मतलब पूंजीगत खाता। देखो जो घाटा सीएडी में होता है उसको हम कैपिटल अकाउंट के थ्रू पूरा कर लेते हैं, और ये 2012 तक चलता रहा। लेकिन 2012 के बाद ये स्थिति बदल गई।
कैपिटल अकाउंट में 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, और डिपॉजिट हो गया जो अप्रवासी होते हैं, एनआरआईज होते हैं, वो अपने खाते एनआरआईज वाले जो खाता होता है उसमें अपना जमा करते हैं, उसकी वजह से कैपिटल अकाउंट्स हो गए। बोरोइंग हो गया, उधार लिया जाता है, जैसे कोई निजी पर्सन भी होता है वो बाहर से उधार ले सकता है, और जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो भी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वगैरह से उधार भी लेती है। ये सब जैसे ग्रांट्स हो गया, ये क्लोज इकोनॉमी में होता था। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि ये सब इसके डेप्रिसिएशन इसकी वजह से होता है। लेकिन 2012 तक तो ठीक था, सीएडी में जो घाटा होता था वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू उसको पूरा कर दिया जाता था। लेकिन बाद में ये स्थितियां बदलने लगी, उसका रीजन है और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बाद में। अभी हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या हुआ। देखो इफेक्ट ऑफ रुपीज, ये डेप्रिसिएशन होगा, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, डेप्रिसिएशन, इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, इसमें क्या होगा। देखो इसका प्रभाव क्या पड़ा, इसका प्रभाव क्या पड़ा रुपीज के डेप्रिसिएशन होने से। इसका पहला प्रभाव देखो, दो चीजें होती है। देखो मान लो कि हम इंपोर्ट वाली चीजें क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। जो इंपोर्ट होगी वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। भाई जब देखो ये बताइए, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, वो सस्ता हो जाएगा, और हाँ देखो यहाँ पे इंपोर्ट वाली चीजें महंगी हो जाएंगी। क्यों महंगी हो जाएंगी अभी देखते हैं। क्योंकि देखो कि जो डॉलर्स है वो मजबूत हो गया। जब डॉलर्स मजबूत होगा और जब रुपया कम हो जाएगा, रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी और डॉलर्स मजबूत हो जाएगा, तो हमें $1 के लिए ज्यादा रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे, डॉलर्स के लिए ज्यादा रुपए देना पड़ेगा। और जब डॉलर्स के लिए ज्यादा रुपया देना पड़ेगा तो इससे ये होगा कि जो इसका अफेक्ट होगा, तो इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी, हमारे पास डॉलर्स कम होंगे तो हम कैसे चीज़ों को खरीदेंगे। तो पहला इफेक्ट, पहला जो असर होता है ये होता है कि जो इंपोर्ट वाली चीज़ें, जो बाहर से चीज़ें हम मंगा रहे हैं, वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। दूसरा होता है कि एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। एक्सपोर्ट सस्ता मतलब इस तरीके से हो जाएगा कि भाई कोई बाहर का इंसान है, वो यहाँ की चीज़ें जब खरीदेगा तो उसे कम दाम में मिल जाएगी। इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि थोड़ा बहुत फायदा होता है कि जो निर्यात होता है, जो एक्सपोर्ट होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होने लगता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए ये हानिकारक भी हो सकता है किसी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि हमारा जो करंट अकाउंट होगा और जो डेफिसिट होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि हम बाहर की चीज़ें इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, और ये एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा, हम जो उसके कंपेरिजन में इतना ज़्यादा डॉलर्स हमारे इकोनॉमी में नहीं आ पाएगा। तो जो एक्सपोर्ट होगा वो सस्ता हो जाएगा। जो चाइना बगल में नहीं, चाइना बगल में नहीं है चाइना, ये क्या करता है चाइना कि ये अपनी कभी कभी जानबूझ के अपने रुपीज़ को डिप्रिसिएट कर देता है ताकि मैं निर्यात को जल्दी जल्दी दूसरे देशों में कर सकूँ, और इसने बहुत से देशों को अपने ट्रैप जाल में फंसा रखा है। तो देखेंगे उसके बारे में भी कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इफेक्ट ऑफ रुपीज डिप्रिसिएशन, मैंने आप लोगों को समझा रखा है। देखो इसका सोल्यूशन क्या है, उपाय क्या है। रेपो रेट, रेपो रेट वह रेट होता है जिसपे जो आरबीआई होता है बैंकों को छोटे टर्म के लिए रुपीज को कर्ज देता है, उसको कर्ज देता है। जब रेपो रेट बढ़ा दिया जाए, रेपो रेट को बढ़ा देने से, सोल्यूशन क्या, रेपो रेट को बढ़ाने से, यहाँ पे इंक्रीज लिख देना आगे। तो रेपो रेट को यदि बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, रेपो रेट को बढ़ाने से जो बैंक होंगे बाहर जाके दूसरे को नहीं कहेंगे आ जाओ भाई लोन ले लो, लोन ले लो, लोन लेने को लोन नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको खुद ही बैंकों को देना पड़ेगा आरबीआई को। रेपो रेट बढ़ा देंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो ज़्यादा उनको चुकाना पड़ेगा उससे, इस वजह से वो बाहर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसे भी नहीं दे पाएंगे दूसरे को। उसकी वजह से क्या होगा, जो लिक्विडिटी होगी वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगी, और आरबीआई इंटरफियर करना पड़ेगा इन सब मामले में। जरूरी नहीं है कि आप पूरा मार्केट ही ओपन कर दो, जो आए इधर से, मतलब कि पूरा उसका मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए थोड़ा बहुत उसमें इंटरफियर करना पड़ेगा इस चीज़ को सोल्यूशन के लिए। और एनआरआई बॉन्ड हो गया और ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, ये सब सारे सोल्यूशन हैं। और ये जो सोल्यूशन है रेपो रेट, ये सब चीज़ों के बारे में हम बाद में अच्छे से चर्चा करेंगे, और फिर आगे मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।